Yes, good afternoon friends. How are you all? Yes, today we are going to start a new topic called source of law. We are going to start a new topic called source of law. This is the basic chapter जो कि आप लोगों ने अपना एक 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें पढ़ना है। पेपर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो आपका सीएस फाउंडेशन का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, जो नया कोर्स आया है, उसमें ये 100 मार्क्स का पेपर है। पुराना जो प्रीवियस जो फाउंडेशन का जो कोर्स था उसमें ये बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट के नाम से ये पेपर था, जो अब कन्वर्ट हो गया है न्यू कोर्स में। नाउ आपका जो कोर्स है, मैं 5 मिनट आपको कोर्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। जो आपका कोर्स है, ये कोर्स नाउ पहले सब्जेक्टिव होता था, मींस आपको प्रॉपर आंसर पैराग्राफ्स में लिखने होते थे। नाउ अब जो ये आपके आंसर्स हैं आपको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गए, यानी कि आपको हर क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को करेक्ट या इनकरेक्ट, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसको मार्क करना पड़ेगा। नाउ मैं ये क्यों डिस्कस करना चाहता हूं स्टूडेंट से कि पहले सब्जेक्टिव में आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी उस सब्जेक्ट उस पॉइंट के बारे में जानते थे, उस टॉपिक के बारे में जानते थे, तो आप लोग आसानी से कुछ ना कुछ लिख पाते थे। बट अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको इन डेप्थ स्टडी की जरूरत पड़ेगी। उसका रीजन है क्योंकि एक एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप हो जाएंगे। तो आपको आज के सिनारियो में जो ये पेपर है और रादर पूरा जो फाउंडेशन का कोर्स है उसमें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन रेस किए जा सकते हैं, इसीलिए आपको इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है। मैं आपको आपके फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका बेसिक आप 11th-12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। सेकंड मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड थर्ड पेपर है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 3 पेपर मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के कराऊंगा। नाउ आज का जो टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड जो कि सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर ये टॉपिक सब स्टूडेंट्स को समझ आएगा तभी वो लॉ को आगे समझ पाएंगे। एंड आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, आपके सीएस के लिए, आपकी पूरी जो सीएस की प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए आपको लॉ को पढ़ना, लॉ को समझना, या हम लॉ की लैंग्वेज में, लॉ की भाषा में बोलें तो लॉ को इंटरप्रेट करना आना जरूरी है। दैट्स वाई मैं एक बेसिक सा छोटा सा आज टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूं। टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ, यानी टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ का मीनिंग की अगर हम बात करें तो लॉ का एक सिंपल सा मीनिंग है। लॉ को डिफाइन किया गया है, लॉ इज सर्टेन, मैं कैप्स में लिखूंगा, सेट, आगे की लाइन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने अंडरलाइन किया है इसको। लॉ इज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which are framed for the society. Which are framed for the society, यानी कि एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लॉ क्या है? लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ क्या है बच्चे? लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट है जो बनाए किसके लिए जा रहे हैं? सोसाइटी के लिए बनाए जा रहे हैं। एंड माइंड यू, यहां पे जब भी हम लॉस की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, हमारा इंडिया जो है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहां पे सोसाइटी का मतलब है इंडियन सोसाइटी। दैट्स वाई हम जो भी लॉ बना रहे हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं वो हम इंडिया के लिए बना रहे हैं। दैट्स वाई हम जो पढ़ेंगे लॉज उनको हम बोलेंगे इंडियन लॉज। हम जो भी लॉज पढ़ रहे हैं वो इंडिया के लॉ पढ़ रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। विच आर फ्रेम्ड फॉर द सोसाइटी। पर्पस क्या है? पर्पस
is to maintain पर्पस क्या है? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. पर्पस इज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. यानी कि थर्ड जो लाइन हमें डिक्टेट कर रही है, जो इंटरप्रेट कर रही है, लॉ बनाने का पर्पस है. एंड सबसे मेन पर्पस क्या है लॉ बनाने का? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. यानी कि शांति, अगर हिंदी में बोलें पीस का मतलब, तो शांति और व्यवस्था. व्यवस्था का मतलब है सब चीजें एक सही ढंग से फॉलो की जा रही हैं. टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. तो लॉ का एक बेसिक मीनिंग निकल के आया. लॉ क्या है? लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. लॉ एक, हिंदी में अगर हम बात करें तो लॉ एक ग्रुप है, एक समूह है, जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंपाइलेशन है सर, जिनको समाज के लिए बनाया गया है, सोसाइटी के लिए बनाया गया है. पर्पस क्या है? टू मेंटेन peace and order in the society. To maintain the peace and order in the society. This is the main reason कि हम लॉ को क्यों बना रहे हैं. लॉ का मीनिंग क्या है? लॉ क्या है? सीधी शब्दों में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चे. लॉ इज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं. पर्पस क्या है सर? पर्पस है लॉ को बनाने का टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. नेक्स्ट जो हम टॉपिक आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सर व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ. देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ. यानी लॉ का ओरिजिन कहां से हुआ है. तो उसके लिए हम वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ जो लॉ है सर, वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करने वाला हूं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी हमारा जो अगला टॉपिक है वो बताएगा कि जो लॉ है वो लॉ का ओरिजिन कहां से हुआ. उसका मेन ओरिजिन हुआ है हमारे भारतीय संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आप सबको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इंडिया के ऊपर अप्लाई हुआ था. आप सबको आंसर मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूं. 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के ऊपर अप्लाई हुआ था. जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था वी बिकम द रिपब्लिक कंट्री. हम क्या बन गए? रिपब्लिक कंट्री बन गए. इसमें मैं आपको हल्का सा बताना चाहूंगा रिपब्लिक का मीनिंग. यानी रिपब्लिक का मीनिंग अब हमारे अपने लॉज हैं, हम अपने लॉज से गवर्न किए जाएंगे. एंड सेकंड थिंग, रिपब्लिक में हमें क्या बताया जाता है? रिपब्लिक में बताया जाता है जो हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा वो प्रेसिडेंट होगा. जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं. दैट्स व्हाई अगर आप बच्चों ने देखा हो, रिपब्लिक डे देखा हो, तो जितनी भी आर्मी की परेड होती हैं, जो भी परेड होती हैं, वहां पे जो ऑनर करते हैं वहां पे प्रेसिडेंट को ऑनर किया जाता है, क्योंकि रिपब्लिक डे इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट. ये हल्का सा मैंने आपको बताया. फ्यूचर में हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर सिंपल लैंग्वेज बोले, इट इज अ बुक. ये एक बुक है विच कंटेन्स डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको हमने क्या बोला? लॉ बोला. हमने क्या बोला? जितने भी लॉज हैं उनका मेन ओरिजिन कहां से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से होता है. दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लॉज. यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल लॉज बोलते हैं. नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो लिख दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन तो एक रिटन है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का. मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूंगा. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे ऊपर इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने राज किया था, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द कट कॉपी पेस्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ. ये ब्रिटिश लॉ का कट कॉपी पेस्ट है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कॉपी मारने में थोड़ा सा आगे रहते हैं, लेकिन स्टिल हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इन लॉज में मॉडिफिकेशन किया है जो हमारी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट थी. हमने कुछ लॉज कनाडा के उठाए, हमने कुछ लॉज अमेरिका के उठाए, एंड मेनली हमने ब्रिटिश जो लॉ था वो उठाया और अपनी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई किया, लेकिन विद सम मॉडिफिकेशंस. वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं हम फ्यूचर में लॉ के डिफरेंट एक्ट्स में पढ़ेंगे, कहां कहां मॉडिफिकेशन हुई थी. नाउ अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फर्दर एक्सप्लेन करता हूं.
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। नाउ सर कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के ऊपर अप्लाई करना होता है, उसकी स्मूथ रनिंग होती है, तो उसकी स्मूथ रनिंग के लिए सर देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सर इंडिया के ऊपर लॉज को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एक पिलर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्मूथ रन करेंगे। तो लॉ ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स हैं, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज कॉल्ड legislature. First is called legislature. Second is called executive. And third is called judiciary. Legislature, executive and judiciary, they are the 3 pillars of constitution and इनके सबके अपने अपने जो काम है, इनका अपना अपना जो पर्पस है इनको बनाने का, वो डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे इंडिया में जितने भी पार्ट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें 2 पार्ट में डिवाइड करने को उन्होंने बोला फेडरल सिस्टम। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में जब आप छोटे थे तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो पार्ट्स हैं इंडिया की वो सर 2 पार्ट में बटी हुई हैं। फर्स्ट एट द सेंटर, सेंटर का मतलब पूरे इंडिया के लिए, एंड सेकंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पार्ट्स को बाइफरकेट किया गया है, पार्ट्स को बाइफरकेट करने को ही फेडरल सिस्टम बोला गया। फेडरल में क्या रहता है सर, पार्ट्स जो बाइफरकेटेड है पूरे इंडिया के लिए हैं एंड सर हर स्टेट के लिए अलग अलग हैं। तभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, तभी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वो तो अभी हम पढ़ेंगे ही। नाउ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट जो पिलर है दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर का मतलब है हु मेक्स द लॉ। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, हु मेक्स द लॉस, यानी कि जो लॉ को बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। एंड हमारा फेडरल सिस्टम भी यहां यूज हो रहा है। लेजिस्लेचर इज बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। लेजिस्लेचर इज बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। फर्स्ट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। Second is called state legislature. Second is called state legislature. पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर हर स्टेट के लिए। आपको पता होगा हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में एक एक स्टेट लेजिस्लेचर है। जो पार्लियामेंट है वो पूरे कंट्री के लिए एक है, दैट्स वाई आप दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वहां पे पार्लियामेंट है, संसद भवन जिसे कहते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, हु मेक्स द लॉ। नाउ लेजिस्लेचर ने तो लॉज बना दिए, अगला काम आता है एग्जीक्यूटिव का। अगला काम किसका आता है, एग्जीक्यूटिव का आता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है सर लॉज को इंडिया के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो बॉडी होती है, जो ऑर्गन होता है, जो पिलर होता है, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, हु इंप्लीमेंट द लॉज। हु इम्प्लीमेंट द लॉज। लॉज को इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो ऑर्गन यूज किया जाता है उस ऑर्गन को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और फिर दोबारा से फेडरल सिस्टम आ गया। हमारे इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली पूरे इंडिया के लिए एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हर स्टेट के लिए एक एक होती है। नाउ मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी है, कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन मिनिस्टर्स।
सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक नाम है सर, ये क्या है, यहाँ पे होती हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, हर जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है सर, हर मिनिस्ट्री का एक हेड होता है जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर। तो ध्यान रखना है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज मिनिस्ट्रीज। उन मिनिस्ट्रीज को सम टोटल बोलें तो वो क्या बन जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है। एंड हर मिनिस्ट्री का अपना अपना एक हेड होता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड को हम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर होता है सर जिसे हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहते हैं। होम मिनिस्ट्री होती है जिसे हम होम मिनिस्टर उसका हेड कहते हैं। तो ये मिनिस्ट्रीज हैं, इन मिनिस्ट्रीज का कलेक्शन कॉम्बिनेशन बोले तो ये क्या बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नथिंग बट इट इज द सम टोटल ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हेड होता है, इन मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक हेड होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें हम बोला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हेड करता है उसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। नाउ सेम यही चीजें सर हर स्टेट के लिए भी होती हैं। स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, लेकिन उनकी पावर सिर्फ उस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है। दैट्स वाई वहां पे उनकी पावर को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट उस स्टेट के लिए किया जाता है, इसीलिए वो गवर्नमेंट क्या कहलाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट कहलाई जाती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट का भी एक हेड होता है सर, उसे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। उसे हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो यानी कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के ऊपर एंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट से रिलेटेड काम करती है। वो काम क्या करती है, जितने भी लॉज लॉ मेकर्स ने बनाए हैं उनको वो अपने अपने एरिया के ऊपर अप्लाई करवाती है। नाउ जो थर्ड ऑर्गन है उसे हम बोलेंगे जुडिशरी। लॉ अप्लाई हो गए इंडिया के ऊपर। अब आपको पता है लॉ सब लोग तो प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, लॉ का ब्रेक भी होता है, लॉ टूटते भी हैं, ठीक है। तो वहां पे रोल आता है जुडिशरी का। वहां पे क्या आता है रोल, जुडिशरी का रोल आता है। जुडिशरी बेसिकली क्या है, कोर्ट्स। जुडिशरी का मतलब क्या है, कोर्ट्स। यानी कि जो जुडिशरीज होती हैं, मैं यहां थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, जुडिशरीज का काम क्या है, अगर लॉ का ब्रेक हुआ है तो सर जिसने ब्रेक किया है उसको लॉ के अकॉर्डिंगली कितनी सजा होनी चाहिए, यानी लॉ क्या बोलता है, लॉ क्या इंटरप्रेट करता है, ये काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। दैट्स वाई अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी को अगर हम डिफाइन करें तो जुडिशरी क्या है, हु इंटरप्रेट द लॉज। who interpret the laws। जुडिशरी क्या है, who interpret the laws। इंटरप्रेट का मतलब बच्चे समझेंगे, लॉ जैसे मान लेते हैं किसी ने कोई लेट से कोई मर्डर कर दिया, मर्डर की सिचुएशन क्या है, फैक्ट्स क्या है मर्डर के, उन सबको देख के जुडिशरी जो भी लॉज अप्लाई होते हैं उन लॉज को सर उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अप्लाई करेगा, यानी कि लॉ का इंटरप्रेट करेगा एंड अपना डिसीजन देगा। तो ये जो आपके 3 पिलर्स हैं, ये पिलर्स स्मूथ रनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द 3 pillars of constitution। first is called legislature who makes the law, second is called executive who क्या करेंगे, who implement the laws, and third is called judiciary। जब लॉ को कोई फॉलो नहीं करेगा तो लॉ की सजा मिलेगी, लॉ के अकॉर्डिंगली सजा मिलेगी, तो उसको इंटरप्रेट करना क्या कहलाया जाता है, जुडिशरी का काम कहलाया जाता है। दैट्स व्हाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द 3 organs और you can say that 3 pillars of constitution। ये तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आज की डेट में ये बोला जाता है, क्योंकि आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन इरा है, समाज जो है, सोसाइटी जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्मूथ रनिंग के लिए एक्चुअली में ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन 4th पिलर बोला गया है आज की डेट में मीडिया को। मीडिया इज कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आपको पता है आज की डेट में जो भी क्राइम्स होते हैं, जो भी सर कोई भी गलत काम होते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आपकी प्रिंट मीडिया है, उसके अकॉर्डिंगली वो सामने आते हैं। तो मीडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग के लिए वर्क कर रहा है। दैट्स वाई आज के मॉडर्नाइजेशन एरा में सर क्या बोला जाता है कि सर मीडिया इज कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।